क्या नेपाल बांग्लादेश बनने जा रहा है या नेपाल श्रीलंका बनने जा रहा है या अफगानिस्तान बनने जा रहा है। पिछले कई सालों में एशिया की कई कंट्री छोटी छोटी देश जैसे कि बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया और साथ ही इधर श्रीलंका हो गया और अब नेपाल हो गया, ऐसी चीज़ों के शिकार हो रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड था। पिछले कई साल पहले आपने देखा होगा अफगानिस्तान में अशांति थी, जिस तरीके से अफगानिस्तान में हिंसा हुई, उसके बाद तालिबान का कब्जा हुआ। श्रीलंका का आपने उदाहरण देखा होगा और पिछले साल लेटेस्ट बांग्लादेश का भी उदाहरण आपने देखा होगा। तो अभी हम बात करते हैं नेपाल की। नेपाल पिछले 72 घंटों से जल रहा है और धू धू करके शिकार हो रहा है। नेपाल की पार्लियामेंट में भी आग लगा दी गई है और कई सारे ऐसे आपने वीडियोज फुटेज देखे होंगे जो हैरान करने वाले हैं। जैन जी एक ट्रेंडिंग बन रखा है। जैन जी आंदोलन जो कि बिना लीडरशिप के नेपाल में अभी चल रहा है, जो कि आपने देखा होगा। भाई जैन जी का ये आंदोलन करने उतरे तो एक इतिहास बन गया, विश्व में पैर को पलट करके रख दिया। और एक आंदोलन के बाद जो कि बिना लीडरशिप के था, विश्व इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी देश की जैन जी ने बिना लीडरशिप के एक आंदोलन खड़ा किया और उसके बाद पूरे देश की सत्ता को पलट के रख दिया। जब म्यांमार में हुआ था तो उसमें सेना सपोर्ट में थी, जब और देशों में हुआ तो कई अन्य उदाहरण थे, लीडरशिप थे, लेकिन जैन जी का कोई लीडरशिप नहीं था और उसने पूरी तरीके से तख्ता पलट करके रख दिया। नेपाल के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा, अपना इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल में भयंकर आंदोलन के बीच आपने एक नाम सुना होगा जो कि जैन जी है। जैन जी क्या है, आपके मन में बहुत सवाल उठा होगा। तो जैन जी का मतलब यह है कि जो बच्चे 1997 से 2012 के बीच में, मतलब कि इंटरनेट के युग में जन्मे हुए बच्चे हैं, उनको जैन जी कहा जाता है। और इनका जीवन जो है इंटरनेट से संपन्न है, तकनीकी सुविधाओं से संपन्न है। इन चीज़ों को आप जैन जी के रूप में जानते हैं। कहीं पर भी आप जाएंगे तो जैन जी का नाम आपको बोला कोई तो 1997 से 2012 के बीच में जन्मे जो भी बच्चे हैं वो जैन जी के श्रेणी में आते हैं। नेपाल में 8 सितंबर 2025 को जैन जी के नेतृत्व में एक आंदोलन छिड़ता है जिसने पूरे नेपाल की धरती को हिला दिया। दोस्तों वैसे तो मेरे इस चैनल पर ब्लॉग आते हैं, लेकिन हाल ही में मैं नेपाल में विजिट कर चुका हूं जो कि हमारे पड़ोसी देश है। तो नेपाल में मैंने 15 से 20 दिन का एक समय बिताया जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई, सब कुछ डिसिप्लिन, सब कुछ देखने को मिलता है नेपाल में, जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग्स के माध्यम से भी लोगों से शेयर किया था। दोस्तों नेपाल एक हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा देश है जहाँ पर तरह तरह के आपको हिमालयन मिल जाएंगे, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो नेपाल के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं, लेकिन वर्तमान में जो नेपाल में हो रहा है उसके बारे में जानना और आवश्यक है। नेपाल इस समय एक क्रांति के बीच खड़ा है। लोग इसको सोशल मीडिया बैन और साथ में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर इसके साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन आप किसी नेपाल के युवा से पूछेंगे, नेपाल के लोग से पूछेंगे तो वो लोग कहेंगे कि करप्शन और भाई भतीजावाद, जो करप्शन मेनली उनका एक मोटिव है। तो करप्शन के खिलाफ जो ये आंदोलन छिड़ा था उनका ये कहना है। तो नेपाल क्रांति के बीच खड़ा है करप्शन के लिए, ना कि सोशल मीडिया के लिए। तो आप उस वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछोगे तो वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा था। जैसे कि कोई मंत्री है, विधायक, जैसे हमारा विधायक होता है, मंत्री होता है, तो सेम वहाँ भी मंत्री, कोई बड़ा मंत्री या कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते थे और जो स्थानीय लोग हैं, देशवासी लोग हैं, उनके साथ करप्शन होता था, उनका घोटाला होता था, उनकी चीज़ों का दुरुपयोग होता था, उनको पढ़ने को नहीं मिलता था, खाने को नहीं मिलता था, कई चीज़ें इस तरीके की देखने को मिलती थी। तो इस आंदोलन को वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस तरीके से भी बता रहे हैं। सोशल मीडिया की खबरों की माने तो सब कुछ शुरू हुआ एक अनएक्सपेक्टेड मूव के बाद, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया के ऐप्स बैन किए गए। उसके बाद फिर क्या था, जैन जी पूरे सड़कों पर उतर आया और एक भयंकर विकराल रूप का आंदोलन शुरू हो गया। मीडिया बैन होने के बाद जो आंदोलन छिड़ा जैन जी का, उसके बाद गवर्नमेंट के बाद इतना ज़्यादा प्रेशर था कि उसको झुकना पड़ा और गवर्नमेंट को बैक होना पड़ा, मतलब कि गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा। अगले दिन के बाद एक रिजल्ट आता है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दुबई भागे हैं और दूसरा राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो नेपाल में तख्ता पलट की शुरुआत हो जाती है। जैसे 38 घंटे बीते तो नेपाल के सारे पूरे पार्लियामेंट ही चेंज होगी, पूरा तख्ता पलट हो गया। नेपाल के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में दुबई पर हैं और जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और कई सारे जब मेन लीडर ने ही इस्तीफा दे दिया है तो पीछे के तो सभी देंगे ही देंगे। सबके बीच यहाँ पर एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि नेपाल इज़ नॉट जस्ट ए स्मॉल कंट्री, ये एक जियोपॉलिटिकल स्पॉट भी है जो कि आप अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। चाइना हो गया और इधर से इंडिया हो गया, तो तरह तरह से आप देशों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं इसको जियोपॉलिटिकल एंगल से भी। जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन जाने का कहने का मतलब ये है कि चाइना वहाँ पर अपना पड़ोसी देश है नेपाल का और भारत का भी पड़ोसी देश है,
तो चाइना वहाँ पर एक अपनी मजबूत बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बनाया हुआ है। साथ ही भारत भी अपना बिजनेस के साथ साथ ही कल्चरल चीज़ें भी नेपाल में शुरू करता है। साथ ही इंडिया का बॉर्डर और कल्चरल चीज़ भी नेपाल के साथ शेयर होता है, मतलब कि रोटी बेटी का संबंध जो कहते हैं भारत का। साथ ही अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर साथ ही अमेरिका भी एमसीसी जैसे प्रोजेक्ट के थ्रू अपना वहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, अपना वहाँ पर बिजनेस शुरू करना चाहता है, अपने वहाँ रोजगार शुरू करना चाहता है लोगों के लिए। पहली बात यह है कि नेपाल सिर्फ यहाँ पर अपने लीडर्स से नहीं, अपनी ग्लोबल पावर गेम से भी फाइट कर रहा है। ये आपको सोचना होगा। ग्लोबल पावर गेम जैसे कि दूसरे देशों का प्रेशर हो गया, यूएस का प्रेशर, इंडिया का प्रेशर, साथ ही वेस्टर्न कंट्रियों का प्रेशर, और साथ ही यहाँ पर चाइना का जो है मेन प्रेशर है, क्योंकि चाइना वहाँ पर हॉट स्पॉट है नेपाल का मेनली। तो चाइना एक वो बनाता है अपना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, चाहे अब अगर आप नेपाल में जाएंगे नॉर्मली, जैसे मैं गया था नेपाल में, तो आपको भारत का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ज़्यादा दिखेगा। जैसे कि गाड़ियों पर है, टाटा की गाड़ियाँ दिखेंगी आपको, और फोन्स पर है, जो भी है, मतलब मैक्सिमम चीज़ आपको इंडिया की देखने को मिलेगी। टीवीएस की गाड़ियाँ होगी, होटल्स हो गए। कल्चरल मतलब बोले तो चाइना का कल्चर कम दिखता है वहाँ पर, और इंडिया का कल्चर ज़्यादा दिखता है। साथ ही नेपाल के जो स्टूडेंट्स हैं वो चाइना जाते हैं, भारत जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, और जापान में पढ़ाई करने के लिए भी जाते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से भी नेपाल शेयरिंग करता है इधर उधर, मतलब नेपाल बहुत सारे देशों से इन चीज़ों से भी कनेक्टेड है। तो मेरी नज़रों में यह केवल एक प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, ये एक वर्ल्ड रिवॉल्यूशन लग रहा है, मतलब कि पूरी दुनिया की क्रांति के रूप में मुझे लग रहा है। ये केवल एक नेपाल, काठमांडू या अन्य किसी शहर की लड़ाई नहीं है, ये केवल पूरे विश्व भर में एक गूंज है, मतलब एक आंदोलन है, जिसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से भी देख सकते हैं, और अपने अंदर की यूथ से भी देख सकते हैं नेपाल के। दोस्तों, आपसे भी मेरा एक क्वेश्चन है कि ये केवल एक पीएम के इस्तीफे और राष्ट्रपति के इस्तीफे या गवर्नमेंट को बदलने तक के लिए ही था, या किसी और एंगल से था? मतलब कि ये किसी दूसरे नए पॉलिटिकल लीडर्स को जन्म देगा, या केपी शर्मा ओली ही दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, या उसी सरकार को कंटिन्यू करेंगे, या ये आंदोलन थम जाएगा या नहीं थम जाएगा?